एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मिस्टर ये एजुकेशन चैनल में। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमित संख्या है। तो इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका बताऊंगा, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने माना कि रूट टू एक परिमित संख्या है। ठीक है। तो अगर हमने इसे अपरिमेय से परिमेय संख्या अगर माना है तो ये रूट टू बराबर पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। अभी मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि ये किस लिए लिखा जाता है। ठीक है। पहले मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है। जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं। ठीक है। और तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। और पी तथा क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए, अगर हमने माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो रूट टू को हम पी बटे क्यू के बराबर हम लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें ये बायां पक्ष कहलाता है, ये दायां पक्ष। ठीक है। अगर बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर होता है तो रूट टू जैसे इसमें बायां पक्ष दिया गया है और दायां पक्ष पी बटे क्यू है, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है। और उसके बाद देखिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। ठीक है। तो इसमें पी और क्यू पूर्णांक है। ठीक है। उसके बाद तथा क्यू 0 के बराबर नहीं है और पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है। तो देखिए, अगर इसमें जैसे पी बटे क्यू में कोई संख्या जैसे हम मान दिया गया है तो इसमें एक के अलावा उनका कोई गुणनखंड दोनों संख्याओं का नहीं होगा। ठीक है। और इसमें जो क्यू है, देखिए इसमें जो ये क्यू है ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो इसके बाद हम इसको दोनों पक्षों का इसमें हम वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है। तो देखिए, इस अगर हमको इसे सिद्ध करना है तो हमें ये चीज़ जरूर लिखनी पड़ेगी। तो हम पहले समीकरण लिख देते हैं। तो रूट टू बराबर पी बटे क्यू। ठीक है। तो अब दोनों पक्षों का हम समांतर करेंगे। तो देखिए, अब जब समांतर नहीं सॉरी वर्ग करेंगे अगर हम, तो रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा ये और पी बटे क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो जब हम रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा और इसका जब करेंगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये इधर जाएगा। तो उसके बाद देखिए, ये पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर। ठीक है। तो हमने इसे एक माना समीकरण ये एक। ठीक है। क्योंकि इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं तो हमें समीकरण मानने पड़ते हैं। ठीक है। तो इसमें यहाँ देखिए, यहाँ पी स्क्वायर। ठीक है। गुणनखंड 2 है। ठीक है। देखिए, इसमें जैसे ये 2 दिया गया है। ठीक है।
अब जब इसके हम इस मान लीजिए यहाँ पे कोई और संख्या जैसे 1 होती, 1 का स्क्वायर करते 2 हो जाता ये, ठीक है? 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही बचेगा। यहाँ भी कोई ऐसी संख्या होगी जैसे कि यहाँ भी 2 आ जाए, क्योंकि बायाँ पक्ष हमेशा दाएँ पक्ष के बराबर होता है, ठीक है? इसका गुणनखंड ये 2 है, ठीक है? तो इसका भी गुणनखंड ये 2 ही होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है? तो इसलिए हमने पी स्क्वायर का गुणनखंड 2 लिखा है, ठीक है? तो इसमें इसलिए पी का भी गुणनखंड 2 होगा, ठीक है? अगर ये क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है तो ये, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई करके ही हमें इससे इसकी ये संख्या हमें प्राप्त हुई थी, तो अगर यहाँ भी कोई ऐसी संख्या होगी जिससे कि हमें ये 2 इसके, क्योंकि ये इसके बराबर होता तो यहाँ भी कोई 2 संख्या जरूर होगी, ठीक है? तो इसलिए हमने इसको 2 माना है, ठीक है? और उसके बाद हम ये समीकरण लिख देंगे। तो देखिए, अगर ये पी स्क्वायर का गुणनखंड होगा तो पी बराबर 2c, देखिए c कोई भी हम पूर्णांक मान लेते हैं, या फिर जहाँ c एक पूर्णांक, ठीक है? क्योंकि हमें संख्या ज्ञात नहीं है, ठीक है? ये हम सिर्फ सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है? तो हम फिर से यही समीकरण फिर से दोहराएंगे। तो इसमें हम समीकरण में दोनों पक्षों का वर्ग फिर से करेंगे, ठीक है? तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये p का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 और c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ, ये हमारा तीसरा समीकरण हुआ, ठीक है? तो इसमें हम ये भी यहाँ पे k होगा, ठीक है? क्योंकि हमें इसका मान नहीं पता है, ठीक है? जहाँ k एक पूर्णांक, ठीक है? तो अब हम समीकरण पहले ये देखिए, ये और समीकरण तीसरा, ठीक है? तो इससे हम इसकी तुलना करेंगे। तो समीकरण पहले व तीसरे से, ठीक है? तो समीकरण पहला और समीकरण ये दूसरा, तो इसमें पी स्क्वायर एक समान है तो इसलिए कॉमन हो जाएंगे, लेकिन ये और ये कॉमन नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो 2q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, ठीक है? तो उसके बाद हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, सॉरी ये मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो ये 2q स्क्वायर और इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम क्यू स्क्वायर लिखेंगे और ये इसके भाग में चला जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 इससे कटा, तो ये हमारे पास क्या उत्तर बचेगा, 2k स्क्वायर, ठीक है? तो देखिए यहाँ भी, यहाँ क्यू स्क्वायर का गुणनखंड 2 है, ठीक है? देखिए ये क्यू स्क्वायर दिया गया है, ठीक है? तो इसके समान कौन सी संख्या है, 2, ठीक है? अगर आपको इसका सही नहीं आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि जैसे यहाँ क्यू स्क्वायर दिया गया है तो इसके सामने जो भी अचर संख्या दी गई वही इसका गुणनखंड होगी, ठीक है? तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है? तो हम उसके आगे लिखेंगे कि इसलिए क्यों का भी गुणनखंड ठीक है 2 होगा, ठीक है? तो देखिए इसमें 2 क्यों होगा, तो देखिए जैसे
मान लीजिए हमने कोई अभी इसमें जैसे के का हमको मान नहीं पता है, या फिर यहाँ क्यू स्क्वायर का भी हमें मान नहीं पता है, ठीक है। सिर्फ इसका गुणनखंड हमें ये 2 पता है, ठीक है। तो आप ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ कोई ऐसी संख्या का रखिए जो स्क्वायर करने पर हमें, मान लीजिए यहाँ जैसे 4 है, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे हमें 16 प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए 4 है, ठीक, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो भी 16 हो जाएगा। मान लीजिए कोई और भी संख्या हम जैसे ले सकते हैं जिससे हमें यहाँ पे 16 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखिए अगर हम 16 की बात करें तो 16 का हम जब मासा निकालेंगे या फिर गुणनखंड करेंगे तो इसमें हमें पहले 2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो चाहे हम इसका 16 से करें और चाहे इसमें करें, हमेशा हमें 2 ही प्राप्त होगा, तो इसमें गुणनखंड 2 ही है, ठीक है। तो चूँकि इस क्यू स्क्वायर का भी गुणनखंड 2 है, तो इसलिए क्यू का भी गुणनखंड 2 होगा, क्योंकि स्क्वायर में अगर हम 2 का करेंगे तो 2 का जैसे स्क्वायर 4 करेंगे हम, तो इसमें पहले 2 ही तो कॉमन होगा, तो यही इसका गुणनखंड 2 होगा, ठीक है। तो क्यू बराबर 2z, ठीक। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4, जहाँ क्योंकि हमें z का मान नहीं पता तो हमें इसके बारे में जो लिखना होगा, z एक पूर्णांक है, ठीक है। तो इन समीकरणों से हमने एक निष्कर्ष निकाला है। तो देखिए समीकरण 2 व 4 से यह सिद्ध होता है कि p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इससे कैसे हम पता कर सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या ही है। तो देखिए इसमें p का गुणनखंड 2c है, ठीक है। और इसमें इस तीसरे चौथे समीकरण में देखिए q का भी गुणनखंड 2z है, ठीक है। और देखिए पहले इस समीकरण को आप ध्यान से देख लीजिए कि p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब p और q सिर्फ एक से ही कट सकता है और किसी संख्या से नहीं कटेगा, जबकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि p का गुणनखंड यहाँ पे 2 है और q का भी गुणनखंड यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये p तथा q के 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, ठीक है। तो इस तरह इसे सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।